रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, ठीक है। अच्छा चलो, अरे नहीं यार आकाश रोना नहीं, बस मानवी करी सर मैं भी ऐसे लगाती क्लास। अब बस बातें खत्म, अभी तो देखो, नहीं तो फिर अपना चैप्टर रह जाएगा बेटा। चैप्टर का नाम था, हम लोगों को पता है, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। चैप्टर में आप लिखते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोगों ने 15th ग्रुप कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16। और ग्रुप नंबर 16 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा ग्रुप नंबर 16। तो अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो स्टार्ट करें बेटा। चलो ठीक है, ठीक। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे पहले तो बढ़िया सी हेडिंग डाल दो, ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ऑक्सीजन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द 16th ग्रुप, तो हम लोग बोलते हैं कि उसी की फैमिली है, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। राइटिंग अगर कहीं पर कुछ आगे पीछे हो जाए तो हम आज पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे टेबल चेयर पे नहीं है, ठीक है। क्लास आज हो रही है तो जैसे तैसे हो रही है बस, ठीक। तो राइटिंग पे आज मत जाना, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। ऑक्सीजन फैमिली को बता सकते हो और किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग चैल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बेटा चैल्कोजेंस भी बोलते हैं, चैल्कोजेंस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर्स जनरेटिंग। देखो, चैल्को का मतलब होता है ओर्स, चैल्को का मतलब क्या होता है, ओर्स, और जेंस मीन्स जनरेटिंग, जनरेटिंग, ठीक है। तो ओर्स जनरेटिंग एलिमेंट है, जितने भी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है उन्हें क्या बोलते हैं, ओर्स जनरेटिंग एलिमेंट। अच्छा कौन कौन से इसके अंदर आ जाएगा, आपको पता ही है कौन कौन सा आ जाएगा, ओ से टेपो, टे, बोलो इतना ही तो है, ओ से टेपो, इससे ठीक कर लेते हैं जरा। अब देखो, सबसे पहले जो पोलोनियम, इसके बारे में एक बात लिख लो बेटा, कि आपका जो पोलोनियम है, पोलोनियम, ये पहली बात तो बेटा कैसा है, रेडियो एक्टिव इन नेचर है। इतनी बात सबको पता है कि नहीं, कैसा है ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। पहली चीज ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है। और दूसरी बात बेटा कि इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम। आप यहां पे लिख लो, इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, ठीक है। इट इज अ डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, मतलब अगर आप यूरेनियम और थोरियम को तोड़ोगे तो आपको साथ में पोलोनियम भी मिल जाएगा एज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर दोज एलिमेंट जो एनर्जी को कंटिन्यू क्या करते हैं बेटा, एमिट करते रहते हैं। अच्छा एक जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटा, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि N2 क्यों नहीं है, तो हम एक छोटा सा तुम्हें समझा देते हैं बेटा। देखो हमने आपको पहले बताया, फिर से बता देते हैं। अगर हम इसे अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, अगर अपने पास ये अर्थ है, हम बोल रहे हैं कि ये अर्थ है, तो मैंने आपको बताया है कि अर्थ के सरफेस से 11 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले जाते हो, 11 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले जाते हो, तो बस यहीं तक अपना एटमॉस्फेयर है, ठीक है। यहीं तक अपना क्या है, एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर में बेटा जो 78% है वो तो अपनी नाइट्रोजन भरी हुई है, ठीक है। 78% क्या भरी हुई है, नाइट्रोजन। और 21% क्या भरी हुई है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन, और 1% में अपने पास इनर्ट गैसेस भी हैं, इनर्ट गैसेस। ये बात सबको पता ही है। अब तुम सोच सकते हो कि जब 78% N2 है तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन कैसे हो गया। तो भैया ये तो सिर्फ एटीएम की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर की बात, लिथोस्फेयर भी तो है। लिथोस्फेयर का मतलब जहां आप रह रहे हो उसमें भी तो ऑक्सीजन होती है। फिर उसके बाद बेटा हाइड्रोस्फेयर भी तो है। हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी, जितना पानी कहते नहीं है, आज दिन है पानी पानी वाला पानी। पूरी अर्थ पे बेटा कितना, 70%, 71% के अप्रॉक्स तो वाटर ही है। तो वाटर का तो एक मॉलिक्यूल ही बेटा ऑक्सीजन से कंप्लीट हो रहा है। तो समझ समझ लो कि लिथोस्फेयर में भी ऑक्सीजन है, क्योंकि जो जमीन वाले कीड़े वगैरह होते हैं वो सांस वगैरह कैसे लेते हैं, उसको लेते हैं ऑक्सीजन की वजह से, या जो भी रहता हो XYZ,
लिथोस्फीयर में भी अपने पास ऑक्सीजन है, और हाइड्रोस्फीयर में तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, और एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो ध्यान रखना ऑक्सीजन ही है। कोई मेटल का नाम बता के बैठ जाओ, अगर कोई पूछे मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, तब क्या आंसर होगा आपका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही। पढ़ने वाले बच्चे क्या ऐसी वैसी बात। देखो इसमें लिख लो मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई एलिमेंट है तो वो ऑक्सीजन ही है। अब अगर हम बात करें बेटा सल्फर की, तो सल्फर किस फॉर्म में पाया जाएगा? देखो भैया इसे थोड़ा सा ऐसे अलग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो सल्फर या तो बेटा सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा, सल्फर या तो सल्फाइड्स की फॉर्म में पाया जाएगा, और या तो सल्फर पाया जाएगा सल्फेट्स की फॉर्म में, सल्फेट्स की फॉर्म में, ठीक है। सल्फर या तो सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा या तो सल्फेट की फॉर्म में पाया जाएगा। अब बात आती है कि अगर सल्फाइड की फॉर्म में पाया जाएगा तो कौन कौन से सल्फाइड की फॉर्म हो सकती है? देखो बेटा एक तो आपका गैलीना है, गैलीना का नाम सुना है कभी? यस सर। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? पीबीएस। पीबीएस, बिल्कुल सही, ठीक है। एक तो गैलीना की फॉर्म में पाया जाएगा, दूसरा बेटा किस फॉर्म में पाया जाएगा? जिंक ब्लेंड की फॉर्म में पाया जाएगा, जिंक ब्लेंड की फॉर्म में। फॉर्मूला बताओ जिंक ब्लेंड का बेटा क्या होता है? ZnS। अरे यार वाह, ये हुई ना बात। अच्छा दूसरा बेटा कॉपर पायराइट की फॉर्म में पाया जाता है, कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? कॉपर पायराइट की फॉर्म में, कॉपर पायराइट। फॉर्मूला बता सकता है कोई? CuFeS। ठीक है, ये कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ अब बात करें अगर सल्फेट, तो सल्फेट में या तो बेटा जिप्सम की फॉर्म में पाया जाएगा। जिप्सम सुना तुम लोगों ने? याद आया कुछ? टेंथ में पढ़ा था, याद करो। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2। 2H2O। ऐसे बेटा आपका एक इप्सम सॉल्ट भी होता है, एक क्या होता है? इप्सम सॉल्ट, EYP या फिर ईपी, सॉरी सॉरी सॉरी, ईपी लिखो, EPSOM, इप्सम सॉल्ट। एक आपका इप्सम सॉल्ट भी होता है। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? MgSO4 डॉट 7H2। ये किसका फॉर्मूला है? इप्सम सॉल्ट का है। और एक फॉर्मूला होता है बेराइट का, BARYTE। सही से लिखना बेटा, तो हम पहले बता चुके हैं, क्योंकि हम गद्दे पे रख के लिख रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है राइटिंग खराब आए। बेराइट का फॉर्मूला क्या होता है? BaSO4, BaSO4, ठीक है। तो अगर आप सल्फाइड, सल्फर पूछा जाए कि सल्फर की अकरेंस क्या है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सल्फर की अकरेंस क्या है, अकरेंस, तो ध्यान रखना बेटा दो अकरेंस है, या तो ये सल्फाइड्स की फॉर्म में पाया जाएगा या तो ये सल्फेट्स की फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। सल्फाइड में क्या क्या हो सकता है? गैलीना, जिंक ब्लेंड, कॉपर पायराइट, और जिप्सम, इप्सम सॉल्ट एंड बेराइट। इतनी फॉर्म जो है इसमें सल्फर अपना पाया जाएगा, ठीक है। इतना लिखिए जल्दी से बेटा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एसी जो है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, टीई जो है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, इनके नाम एक बार बता दो बेटा। ओ का नाम तो ऑक्सीजन है ही, एस का नाम क्या बेटा? सल्फर। एसी का नाम क्या है? ट्रिलियम। टेलिनियम। और टी का नाम क्या है? टेलुरियम, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एसी किस फॉर्म में पाया जाएगा, तो एसी पाया जाएगा मेटल सेलिनाइट के फॉर्म में, मेटल सेलिनाइट, मेटल सेलिनाइट्स की फॉर्म में। और टी पाया जाएगा मेटल टेलुलाइट्स की फॉर्म में, मेटल, अरे भाई चल जा, टेलुलाइट्स की फॉर्म, ठीक है। जल्दी से इतना इतना साफ साफ बढ़िया बढ़िया एकदम नोट कर लो बेटा जल्दी से फटाफट, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन फैमिली को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा 16th ग्रुप एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं 16th ग्रुप एलिमेंट्स। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? ओर्स जनरेटिंग एलिमेंट। जनरली जितनी भी आप ओर्स बनाते हो उनमें आपको इनमें से कोई ना कोई एलिमेंट मिल ही जाएगा, ठीक है। ओर्स जनरेटिंग एलिमेंट होता है। जल्दी से बेटा साफ साफ नोट कर लो। तुम लोग की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि तुम लोग जब हम तुमसे बात करते हैं तो तुम बात भी अच्छे से करते हो, और जब तुम लोग पढ़ते हो तो शांति से पढ़ते हो, शोर शराबा नहीं करते हो गया तनिष्का, गायत्री? ओके एक्सक्यूज चलो। मी तो हाँ बेटा। सर आपने सल्फेट का लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? सल्फेट का बेराइट बेटा, BARYTE। रुको इसे ठीक कर देते हैं।
BARYT। हो गया रुचिका? चलो सबका हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, अच्छा एक बार बताओ बेटा, मेरे नोट्स पढ़ने में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? मतलब Sir. अगर हाँ, राइटिंग में अगर कोई दिक्कत आया, जैसे कभी कभी हो जाता है यार, कोई कोई जिस वर्ड है तो उसे आप देख सकते हो या हमसे पूछ लिया करो। ठीक है, जैसे बच्चे ने पूछ लिया, तो आप अगर कोई कहीं पे कोई भी आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा, देख लिया करो। और पढ़ने में तो आएगी नहीं, क्योंकि हम वैसे भी चीजों को इस तरीके से सेपरेट करके बिल्कुल लिखते हैं। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग क्या पड़ेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्रुप नंबर 16 का? NS2 NP4 NH2 एंड NP4। ठीक है, बिल्कुल सही। चलो इसके बाद आप हेडिंग डालो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। हेडिंग डालिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करें बेटा ग्रुप नंबर 15 की, अगर मैं लिखूं ग्रुप नंबर 15 और एक तरफ मैं लिख दूं ग्रुप नंबर 16, तो मुझे बताइए बेटा ग्रुप नंबर 15 और 16 में अगर साइज की बात करें, साइज की, तो कौन से वाले ग्रुप के एलिमेंट ज्यादा बड़े होंगे? Group number 15. 15, जस्ट बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, तो एटम श्रिंक हो जाता है। ठीक है, इस वजह से लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। यानी ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हो क्या होंगे? ग्रुप नंबर 16 से बड़े होंगे। और अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है, तो वही बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये वाला रहेगा, क्या था? ओ से टेपो। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज, तो यही वाला ऑर्डर रहेगा। ग्रुप में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब एक हेडिंग पड़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा बताओ बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी का पहले तो फॉर्मूला बताइए। आयनाइजेशन एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या So लिखना है? charge upon size. बिल्कुल सही। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। है ना, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी जल्दी याद होगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार फॉर्मूला, तुम्हें कितना भी आता हो, हम कह रहे तुम्हें रटा है, बट फिर भी फॉर्मूला बार बार लिखोगे। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, अगर हम लिखें एक तरफ ग्रुप नंबर 15 और जिससे पूछेंगे वही बताएगा, ग्रुप नंबर 15 और एक तरफ मैं लिख दूं ग्रुप नंबर 16। ठीक है, ग्रुप नंबर 15 एंड ग्रुप नंबर 16, इसमें आपको बताना है आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी। बेटा इतना इतना नोट करिए, मैं भी बस एक कॉल रिसीव कर लूं। ठीक है, बस एक मिनट करते हैं। हेलो, इन साइज, ऋत्विका इन साइज मतलब क्या बताना चाह रहे हो आप? सर मिंटू से आयनाइजेशन एनर्जी का जो लेवल होएगा वो ग्रुप नंबर 16 का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 15। बस यहीं पे तो आप लोग मात खा जाते हो बेटा। एक चीज समझो, हमारी एक बात आप आज से याद रखेंगे, अगर आपसे कभी भी कोई टीचर बेटा या फिर आपसे एग्जाम में आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए, ठीक है, ध्यान रखना, तो कभी भी आप साइज के बेसिस पे नहीं देखोगे। ध्यान रखना मेरी बात, हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी देखी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। अगर हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखा दें ग्रुप नंबर 15 का क्या होता है,
इसका होता है NH2NP3, होता है कि नहीं होता है? और इसका बेटा कितना होता है? इसका होता है NH2NP4 होता है। तो जरा एक बात बताओ, अगर अगर P में बेटा 3 है, देखो सृजल का आंसर सही आया है। बेटा एक बार बताओ, अगर P में 3 है तो ये हाफ फिल्ड नहीं हो गया? बताइए जरा, क्या ये हाफ फिल्ड नहीं है? और हमने आपको बताया था कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। प्रतिभा ने भी आंसर ठीक दिया है। एक बात बताओ, यहाँ पे जब 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे बेटा, तो ये तो हाफ फिल्ड हो गया ना, और हाफ फिल्ड वाले क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। वेयर एज जब आप इसका ड्रॉ करोगे, हाँ ठीक है, इधर देखो बेटा, जब आप इसमें ड्रॉ करोगे p ऑर्बिटल को, तो p ऑर्बिटल में यहाँ पे बेटा 4 इलेक्ट्रॉन ना, जिज्ञासा, ठीक है। अब देखो इधर मेरी बात सुनो सब लोग, इधर देखो, अब चैट नहीं करो। देखो ग्रुप नंबर 16 बेटा कितने होंगे? 1 2 3 और 1 4। तो ऑब्वियस सी बात है, आप इलेक्ट्रॉन कहां से आसानी से निकाल सकते हो भैया? अगर ग्रुप नंबर 16 है, अगर वो एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ फिल्ड हो जाएंगे। अगर 15 का एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, और कोई भी मॉलिक्यूल बेटा अनस्टेबल नहीं होना चाहता, ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 15 समझ गए? तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा? 15 का ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ध्यान रखना। ग्रुप नंबर 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ग्रुप नंबर 16, जस्ट बिकॉज, क्योंकि ये कैसा है? ये बेटा हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड बेटा कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, या फिर कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। मेरी बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक है। Yes, अगर देखो एक चीज यहाँ पे, एक क्वेश्चन देख लो बेटा, अगर आपसे पूछा जाए, चलो यहीं पे एक क्वेश्चन कर लेते क्या? चाहे पहले तो इसका ऑर्डर लिख लो। अगर हम आपसे बोले टॉप टू बॉटम वाले के लिए ग्रुप में बात करें, तो अगर हम कहें आपसे कि ओ से, देखो ओ से टेपो, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये वाला ऑर्डर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप गलत नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने क्या बताया कि जब भी आपसे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए बेटा बोले, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, वैसे तो ये 12th का क्वेश्चन है, कोई मतलब इसमें आया हुआ नहीं, बट ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो क्वेश्चन देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, हम कह रहे हैं कंपेयर, कैंपेयर नहीं है, कंपेयर है, ठीक है। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपका क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? कंपेयर करो भैया फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब मेरी बात सुनो, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। देखो, तो जब आप नाइट्रोजन का बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इधर आप लिखोगे ऑक्सीजन का, तो जब नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बेटा बताएंगे? इसका 7 होता है, और इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 8 होता है। 7 वाले को कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 1s, 1s वाला तो हटा ही दो, आउटर मोस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 15 का ग्रुप नंबर 16 का, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा n की जगह पे कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2s2 एंड 2p3, यही तो आएगा आउटर मोस्ट। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? फिर से हमने n लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा 2s2 2s2 और 2p4। तो अगर इसके p की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसमें p में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। यही क्वेश्चन अभी हम देख भी चुके हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो जरा, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3, यहाँ पे कितना आ जाएंगे? 1 2 3 और 1 4। हाँ, तो बताओ भैया, अगर हम IE1 की बात करें, बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं IE1 किसकी? नाइट्रोजन की, और IE1 ऑफ ऑक्सीजन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेटा नाइट्रोजन की ज्यादा होगी कि ऑक्सीजन की ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की होगी ना, क्योंकि ये कैसा है बेटा? ये हाफ फील्ड हमें दिख ही रहा है, ये हाफ फील्ड है, और ये कैसा है? इनकम्प्लीट फील्ड है। और हाफ फील्ड वाले क्या होते हैं? अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि हाफ फील्ड वाले भैया स्टेबल होते हैं। तो जब वो हाफ फील्ड है तो अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा ही नहीं तो मतलब क्या है? उसे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी, समझ रहे हो? और ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन निकले और वो स्टेबल हो जाए। लेकिन हम लोग अगर बात करें बेटा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की, अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कब होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन तुम इससे निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दो, तभी तो तुम सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करोगे। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड, उसी को तो बोलेंगे कि नहीं, बोलो। तो जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे बेटा, तो नाइट्रोजन का अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उसपे पहले 7 थे, अब कितने बचेंगे? 6। ऑक्सीजन का अगर पहले कितना था? 8, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे कितना बचेगा? 7। अब लिख लो
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 2s2 एंड 2p कितना हो जाएगा 2p2, और इसका कितना हो जाएगा 2s2 एंड 2p3। सेकेंड ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, आकाश कह रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2p3। एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तभी तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर पाओगे। अब यहाँ पे बेटा बना लो, ये p ऑर्बिटल फिर से बना लो, ठीक है। p ऑर्बिटल इधर बन गया, इधर p ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो। प्रतिभा भी कह रही है सेकेंड आयनाइजेशन ऑक्सीजन मोर देन, हाँ ठीक है। एक बार देख लो सब लोग, बेटा देखो यहाँ पे p में कितने बचे, अब p में 2 बचे यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, तो नाइट्रोजन के 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे 6 बचे, ऑक्सीजन के 8 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे 7 बचा, और इसमें p में कितने 3। अब जरा देखो, अब अगर ऑक्सीजन में आउटरमोस्ट शेल में 3 आ गए तो ऑक्सीजन हाफ फिल्ड हुआ कि नहीं हुआ, अब ऑक्सीजन Yes, कैसा हो sir. गया, हाफ फिल्ड हो गया। अब जब ऑक्सीजन बेटा आपका हाफ फिल्ड है तो अब ये कैसा हो गया, ये बेटा मोस्ट स्टेबल हो गया, समझे, एज कंपेयर टू दी नाइट्रोजन, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन में अब कितने बच्चे हैं, 2, तो अनपेड कैसा हो गया यार, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना, अब ये इनकम्प्लीट फील्ड है और ये कैसा हाफ फील्ड है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की तो ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बात करें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की, मतलब अगर हम बात करें IE2 ऑफ नाइट्रोजन एंड हम यहाँ पे लिखते हैं IE2 ऑफ ऑक्सीजन, तो ज्यादा किसकी होगी, तो ज्यादा होगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो अगर तुम साइज के बेसिस पे बेटा करते तो ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाते, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस पे स्टार बना लो क्वेश्चन पे, कि आपको जब भी क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी निकालने को दी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और उसके बाद ही आप क्वेश्चन करना, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से इतना बेटा। Yes, sir. Done, sir. हो गया सबका, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलो हटा दे। चलो अब हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब हेडिंग क्या पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तुम लोग क्या इधर 2 दिन से बारिश वगैरह हुई, यहाँ तो बहुत तेज आंधी तूफान आ गया Yes, sir. कल, और कल से पहले वाले दिन बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश हुई, मतलब यहाँ पे मतलब दिल्ली में, अभी तुम दिल्ली से बाहर आ गए, ठीक है। इतना हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जल्दी गेन करना। देखो 2 चीजें हैं, एक तो समझो, मेरी बात समझो, जैसे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक बार ऑक्सीजन अकेला है, तो मेरी बात सुनना बेटा, अगर ऑक्सीजन आपका हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अच्छा ठंड हो गई बहुत ज्यादा, यहाँ भी कल और परसों बहुत ठंडा मौसम था। देखो इधर बेटा, क्या बता रहे थे हम कह रहे थे जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, मेरी बात सुनते रहना। अब क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपको कैसे दिखेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन आपको 23 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत अच्छी बात है, ठंडा मौसम हो गया। देखो तो दोनों ऑक्सीजन बेटा आपको ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, इसे तो बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये चीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब मान लो आपके पास कोई सिंगल एटम है, ठीक है, कोई सिंगल एटम है, ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में है, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर बैठा है, तो और तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन पर बेटा लोन पेयर तो होते ही होते हैं कि नहीं होते हैं, तो क्या अब ये ऑक्सीजन इस लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, दिन में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या होता है, जब इंडिविजुअली वो किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करे, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ठीक है। तो देखो होना क्या चाहिए था, हमें ये लगना चाहिए था कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी सबसे ज्यादा कैसी होगी, ऑक्सीजन O से O, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज्यादा कौन सा, ऑक्सीजन, तो ऑर्डर बेटा ये वाला होना चाहिए, ऐसा हमारे दिमाग में आना चाहिए था। बट हम आपको बता दें बेटा, दिस इज रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। कैसा होता है, देखो होता यह है कि सबसे ज्यादा सल्फर, फिर Fe, फिर D, पोलोनियम को तो हटा ही दो यहाँ से क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, उसकी स्टडी कर पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो ये बेटा सही ऑर्डर होता है। अब आप सोचो कि ये सही ऑर्डर क्यों होगा, ऑक्सीजन जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम क्यों है, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन जो है इंडिविजुअली किस फॉर्म में रहता है, O2- में रहता है कि नहीं रहता, बताओ, रहता है ना।
तो ऑक्सीजन ऑलरेडी क्या है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, प्लस छोटा भी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ऑलरेडी बहुत रिपल्सन है, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। अब आप कहोगे सल्फर के पास भी तो लोन पेयर है, सही बात है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, लेकिन सल्फर का बेटा साइज ज्यादा है, तो उसके लोन पेयर एक ही जगह पे नहीं इकट्ठा है, उनमें आपस में इतना रिपल्सन नहीं हो रहा है, समझ गए, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा आइटम है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, ठीक है, ड्यू टू उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है और भैया उस पर लोन पेयर भी ज्यादा है, इस वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सही ऑर्डर आपका ये वाला, ये आपका करेक्ट है, ठीक। चलो अब इसके बाद आप हेडिंग डालो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब हेडिंग डालो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने बता दिया था, मतलब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या बता रहे हैं, सबसे ज्यादा किसकी होगी भैया, बता दो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन। पोलोनियम को लिखना नहीं चाहिए बट ठीक है, लिख दो, कोई मतलब डरने वाली बात नहीं, ये ऑर्डर रहेगा किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की बात करेंगे तो ऑक्सीजन पहलवान है फिर उस वाले केस में, ठीक है, इतना लिखो बेटा। अच्छा दूसरी बात, मेटेलिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो बताओ बेटा, मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, इंक्रीज। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो मेटेलिक कैरेक्टर, टॉप टू बॉटम जाने मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, पता ही हम लोगों को, तो आप लिख दो मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पे लिख लो कि अगर भैया आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए दिखेंगे, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। गायत्री मेरी आवाज कट कट क्या आ रही है आपको, लेट्स चेक इट, यार नेटवर्क तो पूरे आ रहा है, क्या सबको कट कट क्या आ रही है आवाज, सर क्लियर है। क्लियर है। तो गायत्री आप एक बार अपना नेट ऑफ करके ऑन कर लो, क्योंकि बाकी बच्चों को तो क्लियर जा रही है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो क्लियर है ना वॉइस, ठीक है। तो गायत्री आप एक बार अपना नेट ऑफ करके फिर से ऑन करो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर लिख लो, ये किसका ऑर्डर हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर। चलो भैया इतना जल्दी जल्दी नोट करें कृपया करके, डन। हो गया ना, यस सर। ठीक है। मुझे एक मिनट दो, मैं एसी बंद कर दे, बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बस एक मिनट दो, ठीक है। हाँ सर अब बताओ, डन। हो गया हो गया, चलो ठीक है। इधर से ऐसा करके पूरा इतना ठंडा हो गया दिमाग मेरा, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, हटा दे बेटा इसे। यस चलो सर। अब आप क्या लिखो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं। कूल नहीं है, ठंडा हो गया सब। इधर से देखो, आप क्या करते हैं, इधर लिखो आप एलिमेंट्स को एक बार फिर से लिखो बेटा, वगैरह को गुस्सा नहीं आएगा, हाँ ये भी बात हमें आता भी कहाँ है यार, तुम लोगों के ऊपर तो वैसे भी कभी नहीं आता। ओ स से या छोटे छोटे, ठीक है। पहले इनके बेटा नाम लिख लो, ये अपने पास ऑक्सीजन है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, सल्फर, ठीक है, और ये क्या है, ये है सेलिनियम, ये क्या है, टेलुरियम, लास्ट वन इज पोलोनियम, पोलोनियम, NIUM, पोलोनियम, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना
कि स्टार्टिंग के दोनों जो है बेटा वो नॉन मेटल्स हैं। ये क्या है अपने पास, जैसे 15 ग्रुप में लिखवाया था बिल्कुल वैसे ही, ये क्या है, नॉन मेटल्स है। इन दोनों की अगर बात करें बेटा, ये क्या है, ये मेटलॉइड है, ठीक है, दीज आर मेटलॉइड्स। और अगर पोलोनियम की बात करें तो इकलौता अपने ग्रुप में यही मेटल है, ठीक है। चलो इतना नोट करो। अब एक चीज समझो बेटा, एक कैरेक्टर और आप हेडिंग डालना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालो एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एमपी एंड बीपी, ठीक है, एमपी एंड बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज हम आपको बताते हैं। पहले बताओ मुझे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है। अच्छा एक चीज समझाते हैं, देखो देखो बेटा एक बात समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अपने साथ टी और इसके संग एच लगा हुआ है, ठीक है, और अपने संग ओ और इसके संग ऐसे एच लगा हुआ है। तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने को मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलते, ध्यान रखना कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। आई बात समझ, मॉलिक्यूलर मास मतलब जो एटम बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तुम खुद ही सोच के देखो, एक छोटा सा ऐसा पिसा हुआ शक्कर का है, शक्कर का एक पिसा हुआ दाना है, और एक शक्कर का क्रिस्टलाइन आपको क्रिस्टल बड़ा सा ऐसा है, तो अगर आप इसे डिसॉल्व करके उबालना चाहो तो कौन सा जल्दी उबल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिपेंड, तनिष्का बिल्कुल सही। बताओ भाई, छोटा वाला जल्दी उबल जाएगा या बड़ा वाला जल्दी उबल जाएगा, टाइम किसे लगेगा, बड़े वाले, बड़े वाले बड़े को। वाले को। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूलर मास हमेशा डिपेंड करता है किस पे, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है किस पे, मॉलिक्यूलर मास पे, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा कि घटेगा बेटा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बढ़ेगा। तो यानी कि देखो जब आप ऐसे लिखोगे ओ से, और इधर टे पो नहीं लिखेंगे, पीओ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है उसमें लार्ज डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज डिफरेंसेस, लार्ज डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट बीपी एंड मेल्टिंग पॉइंट एमपी। तो आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इनके बीच में लार्ज डिफरेंस होता है तो क्यों होता है। हम किसी एक बच्चे का बढ़िया सा नाम लेके बताते हैं, वो बोलेगा आंसर इसका। कौन बताएगा, क्या आकांक्षा आपको मेरी आवाज आ रही है, नहीं बताना चाहेंगे आकांक्षा। मुस्कान बेटा आपको आ रही है आवाज, चलो रहने दो यार, ऐसे मेरी भी इंसल्ट होती, पूछते हैं बोलते नहीं, जिसे बोलना है बोल दो। बताओ बेटा, अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर की तो इनके बीच में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में लार्ज डिफरेंस क्यों होगा, बताओ क्यों होगा लार्ज डिफरेंस। सर क्योंकि सल्फर का साइज एटॉमिसिटी, तो साइज की वजह। ऑक्सीजन बहुत छोटा है इसलिए आकाश कह रहा है, ड्यू टू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी। और देखो बेटा एक चीज समझो, ये आंसर बिल्कुल सही है। देखो बात ये है ना कि बेटा जो आपका ऑक्सीजन है, आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रेजेंट रहता है नेचर में एज अ O2। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नेचर में कैसा प्रेजेंट रहता है, O2 की फॉर्म में। वेर एज आपका जो सल्फर है वो सल्फर का एक मॉलिक्यूल ही 8 एटम से मिलकर बना होता है, समझे रौनक क्या कहना चाह रहे हो आप। देखो बेटा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन क्या डायटोमिक गैस ही तो है, जबकि सल्फर आपका एक मॉलिक्यूल सल्फर का जो होता है उसके अंदर 8 एटम होते हैं। तो तुम सोच के देखो, एक डायटोमिक गैस है और एक ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके एक ही मॉलिक्यूल में इतने सारे एटम है, या तो S8 की फॉर्म में रहेगा या तो ये S6 की फॉर्म में ऐसे रहेगा। इसकी स्ट्रक्चर पता है तुम लोगों को, चेयर स्ट्रक्चर होती है, चेयर और बोट, देखो चेयर बोट नहीं सॉरी, क्राउन और चेयर, ऐसी स्ट्रक्चर रहती है। यहाँ पे सल्फर होते हैं सारे, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है S6 की और S8 की, समझ गए। तो सल्फर का क्योंकि तुम्हारा जो एक मॉलिक्यूल है उसी के अंदर 8 एटम होते हैं इसलिए ऐसा होता है, जबकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ही एटम होते हैं, ठीक है। इतना लिख लो बेटा। अब हेडिंग डालना है इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर इतना नोट हो जाए तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज, हो गया, ठीक है।
लास्ट वाला समझ नहीं आया आकाश? मैं ये बोल रहा हूँ आकाश कि जैसे कि ये तो देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ये वाला ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये आपका ऑर्डर किसका है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ वही बता रहे हैं आकाश, देखो इधर। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जैसा कि हमें पता है कि मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है, तो टॉप टू बॉटम जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है, वही हुआ। बट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में लार्ज डिफरेंस क्यों होता है? मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि कितना भी है तो दूसरे का बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर ऑक्सीजन का मान के चलो, हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना, बट मान लो अगर इसका 28 है तो इसका जाके 280 हो जाएगा, तो समझ रहे हो? तो कितना ज्यादा, 10 टाइम्स ज्यादा हो गया है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो उतना ज्यादा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका रीजन ये है कि जो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो दो ही एटम से मिलकर बना है। मतलब ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस, ठीक है। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में दो ही एटम होंगे, O+O, ऐसे ही तो होगा। जबकि जो सल्फर इसका सल्फर का जो आपका एक मॉलिक्यूल होता है वो 8 एटम से मिलकर बना होता है। तो जब तुम सल्फर की स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, ऐसे। और यहाँ पे क्या होता है, हर जगह पे एक एक सल्फर होता है, ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6, ठीक है। तो इस तरीके से बीच में भी होते हैं, ये S6 के मैंने बनाई, S8 की भी इसी तरीके से होती है, समझ गए? तो इस वजह से क्या होता है कि वो एक ही मॉलिक्यूल में दो ही एटम है, तो जल्दी उन्हें दो एटम को हम जल्दी उबाल देंगे। और वहां सल्फर क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम है, तो जल्दी थोड़ा ना उबल पाएगा, बस यही है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा सबसे पहले हेडिंग आप डाल दो ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके आकाश, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट, आप हेडिंग डाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, क्या वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उस मेटल की। अब मेरी बात सुनो, अगर हम बात करें उस से, ठीक है, और टीई भी लिख दें, चलो छोटा छोटा है थोड़ा, इसी पेज पे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख लो पोलोनियम, ठीक है। तो अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ कुछ बातें, ठीक है। देखो ऑक्सीजन आपका जो है बेटा -2 शो करता है, ऑक्सीजन आपका +2 भी शो करता है। अब आप कहोगे ऑक्सीजन +2 कैसे कर सकता है? तो अगर आपने OF2 की स्ट्रक्चर, कभी OF2 मॉलिक्यूल के बारे में सुना हुआ है बेटा? OF2 मॉलिक्यूल कभी सुना है कि नहीं सुना है? OF2 सुना है? तो अगर आप OF2 की स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपकी वाटर की तरह स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी इस तरीके से, वाटर की तरह, ठीक है। अब आप बताओ फ्लोरीन में और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा बेटा? तो फ्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। अब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो पार्शियल 2 पॉजिटिव, तो बताओ ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आया कि नहीं आया? समझ गए? तो बस यही है। तो ऑक्सीजन आपका +2 भी शो करता है और -2 तो करता ही है ना। H2O में ही देख लो, अगर आप यहीं पे H2O की स्ट्रक्चर बनाओ तो H2O की स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या कर लेगा? पार्शियल 2 नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीजन आपका +2 भी करता है, -2 भी करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और +2 -2 करने के साथ ध्यान रखना बेटा, बाकी कोई ये नहीं शो करता, ना +4 करेगा, ना ही ये +4 करेगा, ना ही ये +6 करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें सल्फर की, ठीक है, अगर मैं बात करूं सल्फर की, तो ध्यान रखना बेटा, सल्फर इकलौता ऐसा है जो -2 भी करेगा, ठीक है, आपका ये +2 भी करेगा, ये आपका +4 भी करेगा और +6 भी करेगा। सल्फर सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -2 से लेके +6 तक, 3 नहीं करता, -2 +2 +4 +6, ठीक है। ऐसी की अगर बात करें तो ऐसी ध्यान रखना बेटा, ऐसी भी आपका -2 करेगा, +2 करेगा, +4 करेगा और +6 भी करेगा, ठीक है। टी की बात करें, ये आपका क्या करेगा? -2 करेगा, ये भी आपका +2 करेगा, +4 करेगा और आपका +6 करेगा। लेकिन जो पोलोनियम है, ध्यान रखना, पोलोनियम कभी भी बेटा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना, -2 कभी नहीं करेगा, +2 कर सकता है, +4 कर सकता है, +6 कर सकता है। हालांकि पोलोनियम जो है वो हम ऐसे भी रीड नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, बट फिर भी आप लिख लो कि पोलोनियम कभी भी -2 नहीं करे। अभी हम लिख पाते हैं क्यों ऐसा, ठीक है। पहले तो आप इतना लिख लो जल्दी से बेटा, अगर आपको दिख रहा है नीचे तक का तो आप इतना जल्दी से नोट कर लो ये वाला पेज, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर पोलोनियम के बाद क्या लिखा आपने? पोलोनियम के बाद क्रॉस बना दिया मैंने, -2 नहीं शो करेगा वो, ठीक है। यस सर। उसके बाद +2 करेगा, +2 के नीचे +2 लिख लो, +4 के नीचे +4 लिख लो, +6 के नीचे +6,
ठीक है, तो पोलोनियम सिर्फ -2 नहीं करता है। हो गया इतना बेटा? क्या सभी का इतना हो गया? Yes, sir. चलो तुम लोग, अच्छा ये बताओ, तुम भूख तो नहीं लगी? खाने का टाइम तो नहीं हो रहा तुम्हारा? हो भी रहा है तो एक दिन के लिए रुक जाओ, एक ही दिन मिलते हैं तुमसे हफ्ते में। सर प्रीवियस स्लाइड चलो। अगर हो भी रहा है तो थोड़ी देर भूख को रोक के रखो यार, हमने भी तो रोका है। क्लास के बाद ठीक है, क्लास के बाद एकदम टूट पड़ते हुए खाने पे कि बस इधर क्लास ओवर हुई, इधर लैपटॉप मोबाइल रखा, बस टूट पड़े खाने पे। क्यों? ओके बेटा। तारक मेहता देखते हो नहीं देखते हो? तारक मेहता देखते देखते खाते होगे? क्यों? 8:30 पे तो स्टार्ट ही होता है। Yes, sir. नहीं, आकाश नहीं देखता है, हम तो देखते। देखो अच्छा, अगर बात करें बेटा तो यहाँ पे आप एक चीज लिख सकते हो, पॉइंट बना के आप लिखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा माइक बंद कर लो। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना स्टेबिलिटी जो होगी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। देखो अगर ये 13, 14, 15 ग्रुप होता तो बेटा ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो वहां पे कैसी बातें कर रहे हो नवीन, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। फिलहाल तो ये देखो हमने क्या लिखा, मेरी बात सुनो बेटा, हम कह रहे थे अगर 13, 14 और 15 ग्रुप ये होता तो इनमें क्या होता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाने पे स्टेबल होती है। लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, जबकि 16 ग्रुप में इनर्ट पेयर इफेक्ट तो लगता नहीं। इसलिए ध्यान रखना स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पोलोनियम जो है वो कभी भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? ठीक Yes, है, sir. अब एक पॉइंट और लिख लो बेटा यहाँ पे। आप लिख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है जनरली क्या करता है? -2 शो करता है। जनरली शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बट देखो अभी मैंने बताया था एक OF2 था, ठीक है, और एक आपका O2F2। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर होती है वैसे इसकी होती है O2F2 की, O2F2। इसमें भैया ये नहीं करता। ठीक है, OF2 में कितनी करता है? +2, O2F2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जनरली कैसे करता है? -2 करता है। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन जो होता है आपका प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन हमेशा कौन सी करता है? +1 करता है। क्या हाइड्रोजन -1 करता है? क्या H- बनता है कभी? बेटा बनता है, कैसी बातें कर रहे हो छोटे बच्चों, बनता है। देखो अगर मेटल हाइड्राइड कभी बनाओगे, अगर आप NaH लिखोगे, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, तो उस केस में क्या होता है कि देखो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब हाइड्रोजन तुम्हारा मेटल तो है नहीं, मेटल कौन सा है? सोडियम। तो सोडियम तो हमेशा +1 चार्ज ही रखेगा। अब क्योंकि एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन जो आपका सोडियम वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उस वजह से इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना ही पड़ता है सारे। समझ गए? उस केस में हाइड्रोजन जो है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है और आपका जो सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि सोडियम क्या है? मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। और मेटल कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, ना कि इलेक्ट्रो निगेटिव, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर कभी भी हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड बनाएगा तब उस पर हमेशा माइनस चार्ज आएगा। ठीक है इतना? अब आप यहाँ पे लिखो एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अब सबसे छोटा है अपने घर का तो कुछ उपद्रवी प्रतिक्रियाएं करेगा, उन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, लिखो एनॉर्मलस, MOLOUS, एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन है उसकी कुछ ना कुछ एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज है, उन्हें हम लोग एक एक करके बेटा देख लेते हैं। ठीक है, आज तुम लोग क्या बड़े डाउन लग रहे हो, ऐसा क्यों? कोई बात? मार पड़ी? मम्मी ने मारा? पापा ने? नो सर। फिर ठीक है, देखो तो बात यह है, नहीं मारा? फिर ठीक है। नवीन तुम्हारी मारा तो नहीं पड़ी? चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, लास्ट टाइम तुम लोगों की पिटाई कब हुई थी घर पे? लास्ट टाइम पिटाई कब हुई थी? रिसेंट में हुई है क्या किसी की? No, sir. अब झूठ बोल रहा सबके साथ। इस एज में इसमें हम सर
नहीं बड़े पीटने- बच्चों को बच्चों को थोड़ी कोई मारता है। अरे क्या बात कर रहे हो, हमें पता है। हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे मेरी मम्मी तब भी पीट देती थी, जब हम बीएससी में थे, ग्रेजुएशन जब कर रहे थे। और इतने बड़े अभी तुम बहुत बड़े नहीं हुए, ठीक है, बच्चे हो, बच्चे रहो अभी। अच्छा अलग कुछ बच्चे बता रहे हैं भाई, कोई कोई पीटे भी हैं, रुक जाओ देख ले जरा क्या कह रहा है। शिवानी कह रही रोज हो रही है। नवीन कह रहा रोज डांस खाते हैं, कुट जाते हैं। अच्छा चलो ठीक। और किसकी पड़ी है सर? थोड़ा है, ठीक है, तनिष्का की पिटी है बेटा, ठीक है। गायत्री को सर दिन भी याद है। गायत्री कह लेकिन रही यस्टरडे, अच्छा यस्टरडे कल ही पिटी हो। ठीक है। सृजल को आज मॉर्निंग में डांट पड़ी, ठीक है। प्रतिभा की नहीं पड़ती भैया अब। अच्छा हाँ, प्रतिभा ने वो बहुत सही बात बोली। कह रही सर अब वो मारते नहीं है, वो ताने मारते हैं। अभी तो पेरेंट्स को ये चैट पढ़वाऊंगा मेरे को। अर्शी की मार नहीं पड़ती, डांट पड़ती है। वाह आकाश वाह, क्या बात है। चलो बस 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 बस। मतलब तुम लोग की मार नहीं पड़ती, डांट पड़ती है। मतलब बड़े हो गए तुम लोग हैं। चलो ठीक है। मानवी कह रही है ना मेरी डांट पड़ती है ना मार। मानवी आप कौन से प्लेनेट से हो? अपने इंडिया में तो मम्मी लोगों की चप्पल फेमस है ना। यहाँ तो देखते नहीं क्या करना है क्या नहीं। चलो खैर अच्छी बात है, कोई ना पिटे। और अगर पिटने वाले काम नहीं करोगे तो नहीं पिटोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। छोटे भाई बहनों से लड़ाई करते हो नहीं लड़ते हो बताओ? यस सर। चलो नवीन कह रहा है बहुत ज्यादा पिटते हैं, ये दुख दर्द किसे बताएं। चलो अब बस चैटिंग में बात हो गई, बस 2 मिनट के लिए बस। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सोलो इधर वापस। वर्षा कह रही डू गुड हैव गुड, ठीक है। बस बस इधर आ जाओ। अच्छा तनिषा ऐसी बात, चलो कोई बात नहीं, खैर तो अब इधर आ जाओ वापस से लौट आओ। लिखो बेटा इसकी कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टीज। एनॉमलस प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट आप लिखो कि भैया इसका क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, क्योंकि इसका स्मॉल साइज है। और स्मॉल साइज होने के साथ साथ उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी है। हाई आई का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी है। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इस वजह से कुछ एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड ले लो, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, हाँ ये भी बात सही है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल भी लिख सकते हो आप। अब एक चीज समझो बेटा, अगर आप क्या बोला मैंने, 16th ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्राइड उठा लो, जैसे कि अगर ऑक्सीजन के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका H2S हो जाएगा, ऐसे आपका H2SE हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका H2TE हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? अब तुम्हें पता है बेटा कि H2O जो होगा आपका, उसके अंदर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। आप क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी होगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वेयर एज इन सब में किसी भी तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। आप लिख दो डू नॉट शो या फिर नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ भी लिख लो अपने समझने के लिए। देखो बेटा पहले तो समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। वैसे तो हमने आपको बता रखा है, नहीं अगर आपको याद है फिर से देख लो। एक ट्रिक याद रखना जिंदगी में, ठीक है, काम आएगी आपके, फोन, ठीक है। तो फोन का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर कभी भी हाइड्रोजन इन तीनों एलिमेंट में से किन्हीं भी 2 एलिमेंट के बीच में आएगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो ही करेगा। जैसे अगर आपको पता हो HF का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल HF का मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने ही जैसे एक और HF के मॉलिक्यूल को देखता है, ठीक है, और क्या करता है, उसके संग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। मतलब ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इनके बीच में एक पार्शियली बॉन्डिंग कैरेक्टर शो होने लगता है, और इसी बॉन्ड को बेटा क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल, ऐसे ही आपका नाइट्रोजन, ठीक है। तो अगर आपका इन तीनों एलिमेंट में से किसी भी सेम है, 2 एलिमेंट हो चाहे डिफरेंट 2 एलिमेंट हो, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये आपको पता होगा, आप ये पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलो इतना लिख लो। अच्छा एक पॉइंट और लिख लो, बताओ बेटा मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है ऑक्सीजन की? कोई बता सकता है? पहले तो बताओ कोवेलेंसी क्या होता है बेटा? सर अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाना। एग्जैक्ट,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है, NH3, तो आपको हमने उस दिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताया था ना आपको, हमने कहा था जैसे नाइट्रोजन है 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन के पास एक क्या कहते हैं ना, उसके पास पावर है कि उसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, लोन पेयर से अटैक कर देगा जैसे प्रोटॉन के ऊपर, और ये NH4 पॉजिटिव बना लेगा, NH4 पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन कुछ भी कर ले, ये बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं बना सकता, बना सकता है क्या, नहीं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर अपनी वैलेंसी से ज्यादा कोई भी एलिमेंट बॉन्ड बना रहा है तो वो मैक्सिमम कोवैलेंसी कहलाती है, उसे बोलते हैं कोवैलेंसी। इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी, 4 है। अब 4 से ज्यादा नाइट्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता, कुछ भी कर लो तुम, समझ गए, तो उसी चीज को बोलते हैं कोवैलेंसी। तो ध्यान रखना मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। क्यों 5 क्यों नहीं हो सकती, 6 क्यों नहीं हो सकती, तो ध्यान रखना ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। चलो बेटा, केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर आप कौन सा पढ़ रहे हो, ये वाला तो हम पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप? एल्कोहल इथर फिनोल वाला चैप्टर पढ़ो। अच्छा, हेलो एल्केन हेलोरीन आपका हो गया कंप्लीट? यस सर। यस सर। ठीक है, इतना हो गया ना सबका बेटा, नोट हो गया क्या, इतना सभी का नोट हो गया? यस सर। यस। हमने यार एसी बंद कर दिया, हमें गर्मी लग रही है। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हेडिंग डालो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए। सर आप दिल्ली में हो? नहीं, आज हम आउट ऑफ दिल्ली है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। मगर दिल्ली में होंगे तो फिर दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहां पे अपना ऑफिस है, तो वहां बैठ के आराम से ले लो। अब यहाँ पे जो है गर्दन झुका के ऐसे करके लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे है नहीं। अरे आकाश कैसी बातें कर रहा हो आकाश, दोस्त हो यार। देखो अच्छा बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो आपके 16 ग्रुप के एलिमेंट है वो कौन से हाइड्राइड बनाएगा। देखो कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड अपना पहले ही हम लोग को पता है। देखो अगर हम बात करें ई की, ई का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा, ग्रुप 16 का कोई भी एलिमेंट, उसकी रिएक्शन करानी किससे बेटा, H से। तो बताओ ग्रुप 16 के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, उनकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 हाँ, -2 का मतलब नहीं बेटा, सिर्फ 2 बोल दो, -2 + 2 मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, 2, ठीक है। और हाइड्रोजन वैलेंसी होती है 1। तो अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, हिट एंड ट्रायल मेथड यही तो था, 9th में पढ़ रहा है यार, कैसी बातें कर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। तो ई कितना आ गया, ई आ गया 1, H कितने आ गए 2, यानी कि EH2 टाइप का आपको हाइड्राइड मिलेगा कि नहीं बताओ? यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो 16 ग्रुप के एलिमेंट है वो EH2 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम एक एक करके इनके बारे में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, जैसे, लेकिन तुम लोगों रेड कलर मना करा यूज करने को, चलो ठीक है। तो पहली हेडिंग आप डालो एसिडिक कैरेक्टर, देख रहा हूँ कितना ध्यान रखते हैं, रेड कलर नहीं यूज कर रहा हूं मैं, एसिडिक कैरेक्टर, कि बेचारे बच्चों की आंखों में चुभे ना। चलो एसिडिक कैरेक्टर की अगर बात करें बेटा, बताओ एसिड्स क्या होंगे, जो अपने हाइड्रोजन को जल्दी से निकाल दे उन्हीं को तो एसिड बोलेंगे, आर्हीनेस के अकॉर्डिंग। यस जो सर। H+ आयन को इजिली डोनेट कर दें उन्हीं को हम लोग एसिड बोलेंगे, सिंपल सी बात है। तो मुझे आप बताओ बेटा कि अगर हम बोले H2O, H2O, H2S, H2Se एंड H2Te, इनमें से बेटा कौन सा एलिमेंट अपना हाइड्रोजन इजिली ब्रेक कर देगा? H2TE। H2Te, क्योंकि हमें पता है कि Te का जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन संग काफी बड़ा होगा, वेयर एज ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन संग वो छोटा होगा। पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि हाइड्रोजन की उसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बेटा इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इनके बीच में पोलर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, समझ रहे हो। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को पकड़ के अपनी तरफ खींच के रखेगा, वेयर एज ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ देगा और H+ रिलीज कर देगा। तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बड़ा होता है बॉन्ड का, बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो जो जल्दी हाइड्रोजन को निकालेगा ज्यादा एसिडिक, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर यही तो होगा, बताओ यही तो एसिडिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग डालो थर्मल स्टेबिलिटी, सेकेंड हेडिंग इज थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो कृपया करके बताएं बेटा, फिर से इन्हीं एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूं वापस से, हम लिख रहे हैं H2O, H2S, H2Se एंड H2Te। थर्मल स्टेबल वो होंगे, मेरी पहले पूरी बात सुनना, इधर देखो सब लोग इधर देखो। थर्मल स्टेबल बेटा वो होंगे, कौन होंगे, जो जल्दी ब्रेक ना हो, जो जल्दी ब्रेक ना हो। अब बताओ कौन सा जल्दी ब्रेक नहीं होगा,
H2O। तो लो आंसर तो सामने हो गया, यही तो आंसर होगा थर्मल स्टेबिलिटी का बेटा। स्टेबल तो वही होंगे जो मॉलिक्यूल ब्रेक ही नहीं हो रहा है, जो ब्रेक होगा वो क्या है स्टेबल। ठीक है, तो ये लिख लो। उसके बाद आप हेडिंग डालो थर्ड वन इज रेड्यूसिंग कैरेक्टर या फिर रेड्यूसिंग नेचर, कुछ भी लिख लो। रेड्यूसिंग नेचर, NATURE, नेचर लिखा, नटूरे मत पढ़ना, ठीक है। नेचर बहुत ही गंदा जोक था ये, बट क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। और रेड्यूसिंग की स्पेलिंग तो पहले ठीक कर लो, RA क्यों लिख रखा है हमने, ठीक है। रेड्यूसिंग नेचर। अब फिर से मेरी बात सुनो सब लोग, फिर से एक बार इधर देखो, कैमरे की तरफ कृपया करके देखें मेरी तरफ। रेड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ, रेड्यूस का मतलब क्या होता है, जो अपना हाइड्रोजन जल्दी निकाल दे रेड्यूस हो जाएगा। जो अपना हाइड्रोजन इजिली ब्रेक कर दे, निकाल दे, उसे क्या बोलेंगे, वो रेड्यूसिंग ज्यादा है। तो बताओ सबसे ज्यादा रेड्यूसिंग कौन होगा इनमें से, बताओ ना। एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। उसके लिए पहले कैमरे की तरफ देखो, मतलब मेरी तरफ देखो। हम तुमसे ये कह रहे हैं रेड्यूसिंग नेचर का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन को जल्दी निकाल देते हैं, हम बोलते हैं वो ज्यादा रेड्यूसिंग। जो इजीली हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, निकालने का मतलब क्या था, रिड्यूस कर देना, निकाल देना। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर देना। तो जो हाइड्रोजन को जल्दी निकाल देंगे वो ज्यादा रिड्यूसिंग होंगे। अब बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग ज्यादा कौन सा होगा, H2T। H2P। तो हम तुम्हें बस इतना बेटा बताना चाह रहे हैं कि ये जो तीनों पॉइंट है ये सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है तीनों चीजें, ठीक है। ओके दीक्षा, चाहे आप एसिडिक कैरेक्टर की बात करो, चाहे आप थर्मल स्टेबिलिटी की बात करो, चाहे आप रेड्यूसिंग नेचर की बात करो, ये एक ही बात है। समझे कि नहीं समझे बताओ। यस अब हम इसके बाद आपके सामने लिखेंगे फोर्थ पॉइंट इज क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। MP मध्य प्रदेश एंड बॉइलिंग पॉइंट, BP से हमें कुछ याद नहीं आ रहा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो हम फिर से लिख रहे हैं एक बार इन्हीं सबको, हाइड्राइड्स को H2O लिख दिया हमने, हमने H2S लिखा बेटा, H2O, H2S, H2SE एंड H2TE एंड H2TE, ठीक है। ठीक है कि नहीं, H2S। अब मुझे पहले तो ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बड़ा होगा, तो सबसे जल्दी बेटा कौन सा बॉयल हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कौन सा है, H2O। तो यानी कि H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए, H2TE का सबसे ज्यादा होना चाहिए, यही तो ऑर्डर होना चाहिए था बेटा। बट ये गलत है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। अभी हमने आपको बताया था कि अगर कभी भी हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, अगर आप H2O का मॉलिक्यूल ब्रेक करोगे, तो एक बार बताओ, पानी में तो ऐसा तो नहीं एक ही वाटर का मॉलिक्यूल है, तो कई सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। तो ये क्या करेगा, ये करेगा पता क्या, ये अपने ही जैसे एक और भाई बंधु को देखेगा और उसके संग क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने ही जैसे एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और इस वजह से बेटा कंपैरेटिवली ये सबसे बड़ा एटम हो जाएगा। मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, पहले तो कैमरे की तरफ देखो, ठीक है। मेरी बात सुनो, हम क्या कह रहे हैं कि जनरली क्या था कि H2O का मॉलिक्यूल बहुत छोटा था, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए। H2T बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन H2O में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ट्रिक अभी हमने क्या बताई थी, FON। अगर मॉलिक्यूल में कभी फ्लोरीन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इनके साथ अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा ही करेगा। ये हमने अभी ट्रिक लिखवाई थी तुम्हें, कहा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब H2O का एक मॉलिक्यूल होगा तो क्या करेगा, वो अपने ही जैसे और भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। और कंपैरेटिवली एक ही मॉलिक्यूल अब वो कई सारे मॉलिक्यूल से जुड़ के काफी बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब तुम बता लो, H2TE तो बेटा इतना ही बड़ा था, आपका जो H2TE था वो मान लो इतना बड़ा था। लेकिन जब ये अब इससे कंपेयर करके देखो जरा, ये इतना बड़ा एटम है और ये देख लो कितना बड़ा एटम है, समझ गए। और ये तो हमने अभी पूरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई भी नहीं है। तो कंपैरेटिवली जो वाटर मॉलिक्यूल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ही बड़ा हो जाता है, उस वजह से जो होता है बॉइलिंग पॉइंट बेटा सबसे ज्यादा किसका हो जाता है, हाइड्रोजन, मतलब इसका वाटर मॉलिक्यूल का। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? यस प्रतिभा ने सही आंसर बता दिया, प्रतिभा नहीं बताया ना, हाँ प्रतिभा नहीं बताया, ठीक है। चलो चलो इतना लिख लो, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या लिखना है अब, अच्छा बताओ। अच्छा एक चीज ये तो हो गई कि H2O तो सबसे बड़ा हो गया। अब H2O के बाद सबसे बड़ा कौन है, H2O के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन है बेटा,
H2TE. H2TE यानी कि H2O तो भैया सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा, H2O बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, फिर क्या आ जाएगा H2TE आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा H2SE आ जाएगा, एंड और लास्ट में क्या आ जाएगा H2S आ जाएगा, H2S आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो ध्यान रखना सर ने क्या बताया था। ठीक है, हमने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, इतना कृपया करके जल्दी जल्दी नोट कर लें। डन सर। हो गया? आज बच्चे भगली है यार, मेरी एक क्लास रखते हैं ऊपर से, वो भी सेकंड स्लॉट में रखते हैं, तब तक बच्चे लेते हैं भाग। चलो भैया क्या ही कर सकते हैं, जिन्हें पढ़ना है वो रुकेंगे। ठीक है, अब आप बेटा हेडिंग डाल सकते हो ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हेडिंग क्या पड़ेगी ऑक्साइड, और आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना ऑक्साइड। ऑक्साइड ठीक है, ध्यान रखना बेटा दो टाइप के आपके ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, एक आपका EO2 टाइप का ऑक्साइड बनेगा, EO2 टाइप का, और दूसरा आपका ऑक्साइड बनेगा EO3 टाइप का, EO3। कोई बताएगा बेटा E क्या है यहाँ पे? E का मतलब कोई भी एलिमेंट नंबर होता है 16 के सारे। हाँ, ऑक्सीजन, सल्फर, SE, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो E की जगह सबसे पहले O रख के देख लो तो क्या बन जाएगा बेटा O3 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? S रख के देख लो क्या बनेगा SO2 बन जाएगा। S रख के देखेंगे, SE रख के देखेंगे तो SeO2 बन जाएगा, और TE रख के देखेंगे तो TeO2 बन जाएगा। ऑक्साइड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अब ध्यान रखना बेटा ये दोनों जो स्टार्टिंग के आप देख रहे हो ये क्या है, ये गैसेस है। O3 और SO2 ये दोनों क्या है, गैस है, जबकि आपका SeO2 और TeO2 ये क्या है, ये सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो फेस आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। O3 भी क्या, ओजोन गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वो भी गैस है, जबकि SeO2 कैसा होता है, सॉलिड, और TeO2 भी कैसा होता है, सॉलिड होता है। ठीक है इतना। अब अगर बात करें EO3 के, तो ध्यान रखना EO3 में S की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वो नहीं बनता तुम्हारा, O4 तो बनता नहीं है, O रख ही नहीं सकते क्योंकि O4 बनता नहीं है, बट SO3 आपका बनता है, SO3 बनता है आपका, SeO3 भी आपका बनता है, और आपका TeO3 भी बनता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। अब अगर हम इनमें रेड्यूसिंग नेचर की बात करें, अगर इनमें हम क्या करें, रेड्यूसिंग नेचर की बात करें, रेड्यूसिंग नेचर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। रेड्यूसिंग नेचर देखा गया तो सबसे अच्छा रेड्यूसिंग नेचर बेटा SO2 का होता है, फिर आपका SeO2 का होता है, और फिर आपका किसका होता है, TeO2 का, TeO2 का। मतलब अगर आप इन्हें थर्मली हीट करोगे तो SO2 मॉलिक्यूल जल्दी ब्रेक हो जाएगा, समझे? यस सर। इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताओ क्या बोल सकते हैं? अगर हम बोले SO2 क्या है आपका और TeO2 क्या है, क्योंकि ये जल्दी क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, तो इसे हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट वो नहीं बोल सकते, क्या बताओ, इसे हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये आपका रेड्यूसिंग एजेंट है, रेड्यूसिंग एजेंट सही से लिख लेना, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा कि नहीं? समझ गए बेटा? यस सर। चलो ठीक है, इतना जल्दी से नोट करो। सर डन। सबका हो गया ना? डन सर। ठीक है, तो एक हेडिंग छोटी सी और कर लेते हैं, 5 मिनट है, फिर चलते हैं, फिर खाना पीना खाओ बढ़िया एकदम। ठीक है, अब हेडिंग डालो आप रिडक्शन विद हेलोजन। ठीक है, हेडिंग डालिए, या फिर रिडक्शन है, रिएक्शन लिख लो, देखो रिएक्शन विद हेलोजन। ठीक है, रिएक्शन विद हेलोजन। यार बोर मत होना बिल्कुल भी, हम बोर नहीं होने देंगे। ठीक है, मतलब हम ट्राई ऐसा करेंगे, बाकी तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल तो है, कि ऐसा होता है कि कैसा होता है तुम्हें पता ही है। ठीक है, देखो तो इस पे लेक्चर नहीं देंगे, तो देखो या तो अपने पास EX2 टाइप का हाईलाइट बनेगा, या तो अपने पास EX4 टाइप का बनेगा, या फिर अपने पास EX6 टाइप का मॉलिक्यूल बनेगा। थैंक यू तनिष्का। देखो बेटा, अब अगर एक चीज बात समझो, EX6 टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं इन्हें पहली बात तो हेक्साहेलाइड बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बताओ, इन्हें क्या बोलेंगे, हेक्साहेलाइड बोलेंगे। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे हेक्साहेलाइड्स बोलेंगे, पहली चीज। और ध्यान रखना बेटा जो तुम्हारे हेक्साहेलाइड होते हैं वही सिर्फ क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ओनली हेक्साफ्लोराइड, सॉरी हेक्साहेलाइड में जो हेक्साफ्लोराइड होते हैं आपके,
सिर्फ वही स्टेबल होते हैं। ओनली हेक्साफ्लोराइड आर स्टेबल, ना तो हेक्साक्लोराइड स्टेबल होंगे ना ही हेक्सा आयोडाइड स्टेबल होंगे। ठीक है, स्टेबल इतना लिखो, यहाँ पे ई सही कर लो। ठीक है, और इसके नीचे बेटा एक पॉइंट आप लिख सकते हो, लिखो ऑल हेक्साफ्लोराइड आर गैसेस। जितने भी आपके हेक्साफ्लोराइड होंगे वो क्या होंगे, गैसेस। जैसे आपका SF6 हो गया, ठीक है, Yes, sir. हाँ ये सब मॉलिक्यूल। ठीक, ये क्या है अपने पास, ये बेटा टेट्राहेलाइड। क्या है, Tetrahalide. ये Tetrahalide. हेलाइड्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं अपने पास जनरली, अपने पास SF4 बनता है। ठीक है, SF4 बनता है, और अपने पास SeF4 भी बनता है, और अपने पास बेटा EF4 भी बनता है। ठीक है, तो इनमें अगर आप जब देखोगे तो ये आपका अपना गैस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है, वेरएस TeF4 क्या होता है, सॉलिड होता है। जबकि जो तुम्हारे हेक्सा फ्लोराइड होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, वो सबके सब गैस होंगे। ठीक है, जो हेक्सा फ्लोराइड है वो सबके सब गैस होंगे, जबकि आपके जो टेट्राहेलाइड्स होंगे उनमें फेसेस जो है चेंज होती रहती है। SF4 हमारी गैस होती है, SeF4 लिक्विड है, और TeF4 क्या है, सॉलिड। ठीक है, इतना नोट कर लिया बेटा। Yes, sir. अच्छा, EX2 टाइप के तो पता ही, BeCl2 ये सब मतलब जितने भी होते हैं ऐसे, BeCl2 जो भी है XYZ। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड की अगर बात करें बेटा, अगर हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड की बात करें तो आप पहले तो मुझे बताओ कि अगर हम बात करें बेटा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कोई बता सकता है? क्या किसी को इतनी बात पता है? हम आपको बताते हैं बेटा कि जो नेगेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन ये क्या करता है, स्टेबल करता है। ये क्या करता है, स्टेबल करता है किसे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। आकाश आई नहीं होगा बेटा। ठीक है, देखो हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि आपका जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा क्या करता है, स्टेबल करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। ठीक है, ऐसे ही जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, वो स्टेबल करता है किसे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इनमें से कौन सा है, जल्दी बता दो। फ्लोरीन। ओके अर्शी, ठीक है, किसने बताया, अर्शी और शिवानी। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज अगर चार्ज फ्लोरीन पे है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये बात कहीं पे बेटा ऊपर वाली लिख लेना, ये जो मैंने लिखा ये इसे कहीं पे लिख लेना। ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल करेगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे पूछें कि F नेगेटिव और O2 नेगेटिव, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, F नेगेटिव। अगर हम पूछें O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव, इनमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है, O2 नेगेटिव। समझ गए, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पे नेगेटिव चार्ज उसे क्या करेगा, स्टेबल करेगा। इतना क्लियर है कि नहीं? Yes. ओके तनिष्का, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी इतना नोट कर लो, बस आज की क्लास यहीं पे रोक देंगे। तुम लोग जाओ खाना पीना खाओ जाके, ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, अगर हमारी इस वीक बीच में कोई क्लास नहीं लगी तो। ठीक है, हम तो चाहते हैं लग जाए। ओके तनिष्का, तनिष्का अगर आपका हो गया तो आप जा सकते हो। ठीक है, सबका हो गया बेटा क्या? Yes, sir. ओके तनिष्का, बाय बाय। दीक्षा बेटा, गायत्री बाय। ठीक है, Thank you. ओके बेटा, बाय, गुड नाइट तनिष्का, शैलजा। Thanks, sir. ओके बेटा, अर्शी बाय, सब लोग। जैसे अगर किसी का नाम छूट गया तो सॉरी, बट बाय। शिवानी, तनिष्का बाय बाय, मानवी, आकाश ओके बाय। मनवी क्या करिए, ऑर्गेनिक भी आप पढ़ा दो, पढ़ा देंगे, ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे। ठीक है, ओके ओके। वर्षा बेटा बाय, कनिका बाय। चलो ठीक है, अच्छा चलते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। ऋत्विका ओके बेटा, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा बाय। ऋत्विका बाय, आयुषी बाय, नवीन बेटा बाय। ठीक है, बाय बाय, चलो ठीक बाय।